एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज़ में हमारा ये सेट 3 है और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द राइट्स मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टर्म्ड एज। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन्ड हैं पार्ट 3 में, उन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। जो हमारा पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं और ये आर्टिकल कवर करते हैं 12 से लेकर के 35 तक। इनका मेन पर्पज़ है टू गारंटी एसेंशियल फ्रीडम्स, प्रोटेक्ट सिटीजन्स एंड आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शंस, इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies। सो ये 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड इसके अलावा में 7th जो था उसे अब हटा दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। की पर्सनालिटी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एम्फेसाइज्ड दियर सेंट्रल रोल इन डेमोक्रेसी। Under which section of the Consumer Protection Act 2019 was the Central Consumer Protection Authority established? So Central Consumer Protection Authority जो है CCPA, इसका establishment हुआ था सेक्शन 10 के अंडर में। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की अगर बात करें तो सेक्शन 10 के अंडर में ये इस्टेब्लिश हुई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। कॉन्स्टिट्यूटेड इन जुलाई 2020 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स कंज्यूमर राइट्स, कब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। पावर्स इसमें दी गई हैं इन्वेस्टिगेट वायलेशंस की एंड रिकॉल अनसेफ गुड्स या सर्विस, ऑर्डर रिफंड्स, इम्पोज पेनल्टीज ऑन ऑफेंडर्स। अथॉरिटी इसमें फंक्शन करती है टेक शो मोटो एक्शन एंड कंडक्ट इंक्वायरीज, फाइल कंप्लेंट्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कंज्यूमर कमीशंस। सो ध्यान में रखेंगे ये जो हमारा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी CCPA की। एक एक्ट था जिसका नेम था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड जुलाई 2020 से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया, सेक्शन 10 के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द proposed Constitution 131 Amendment Bill 2025, which seeks to include Chandigarh under Article 240, the Union Territory will be aligned with which category of regions? So ये आता है यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर्स रीजन में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया 2025 में, 131 नंबर का ये अमेंडमेंट बिल है। प्रपोज टू इंक्लूड चंडीगढ़ अंडर आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 क्या कहता है? एम्पावर्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। चंडीगढ़ पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? ब्रिंग्स चंडीगढ़ अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्रेसिडेंट, अलाइंस इट विद यूटीज लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ends the earlier arrangement where the government of Punjab handled administrative functions। ये चंडीगढ़ है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को गवर्नर ऑफ पंजाब हैंडल करते हैं। सो इसे चंडीगढ़ को अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट लाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ये इम्पैक्ट चंडीगढ़ पर पड़ने वाला है। स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन सेंट्रल गवर्नेंस इन चंडीगढ़, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इन 2025 विच अथॉरिटी रेज्ड सीरियस ऑब्जेक्शंस ऑन Aparajita Bill 2024, calling its proposed punishments under BNS excessively harsh and disproportionate। So ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने सीरियस ऑब्जेक्शंस उठाए हैं टू अपराजिता बिल 2024। जुलाई 2025 की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑब्जेक्टेड टू अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, जिसमें वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट शामिल है। ऑब्जेक्शंस वेर कम्युनिकेटेड थ्रू द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड स्पेसिफिक इश्यूज जो इसमें आए, मैंडेटरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी इन सर्टेन रेप केसेस एंड कंसर्न्स ओवर रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शंस फॉर माइनर्स एंड द मेन आउटकम वॉज बिल रिटर्न टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर रिव्यू जुलाई 2025।
The Andhra Pradesh government rejected Telangana's demand for a 50-50 share of Krishna River water in January 2025. Currently, what is the water sharing ratio between Andhra Pradesh and Telangana? कृष्णा रिवर का जो डिस्प्यूट है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, सो इसमें जो 50-50 की शेयरिंग थी उसकी मांग को खारिज कर दिया गया है। तो करंटली ये रेशियो क्या है? ये रेशियो 66 एंड 34 का है। 66% जो है आंध्र प्रदेश के अंडर होगा और इसके अलावा में 34% जो है ये तेलंगाना के अंडर में होगा। एप्लीकेबल टू टोटल एलोकेशंस ऑफ 811 TMC। मेन डिस्प्यूट जो है तेलंगाना डिमांडेड 50-50 शेयरिंग सिटिंग राइजिंग नीड्स, बट जो आंध्र प्रदेश है इसने इंसिस्ट किया है ऑन कंटिन्यूइंग द 66:34 स्प्लिट। Which seat did Congress win in the Kerala by elections in June 2025? सो नीलाम्बूर की सीट जो है जीती गई है केरला बाई इलेक्शन। कांग्रेस लेड UDF वॉन द नीलाम्बूर असेंबली सीट जून 2025 की ये बात है। एंड विनर है आर्यधन शौकन और कांग्रेस से हैं ये। डिफीटेड M स्वराज CPIM एंड विक्ट्री मार्जिन जो है वो 11,077 वोट्स का था। On 11 of March 2025, Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a corpus of the how much for a contingency fund in Manipur during the discussion on the Manipur Appropriation Bill 2025, the Manipur Appropriation Vote for Account Bill 2025 in the Lok Sabha. So ये था 500 रुपीज़ करोड़ का। करंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। 500 रुपीज़ करोड़ का कॉर्पस अनाउंस किया गया टू क्रिएट कंटीजेंसी फंड फॉर मणिपुर। मेन एम इज़ टू फास्टर इकोनॉमिक रिकवरी। एंड मणिपुर बजट की अगर बात करें 2025 एंड 26 की, सो टेबल्ड इन पार्लियामेंट प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो है इसका वो 35,103 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है। Which of the following is the correct act set to be replaced by Indian Ports Bill 2025 passed by the upper house of parliament on 18 of August 2025? So ये Indian Ports Act of 1908 है। Indian Ports Bill 2025 की अगर बात करें, so it seeks to modernize maritime governance, repeals the colonial era। Indian Ports Act 1905 उस समय का है colonial era का। Why replace it? तो इसको रिप्लेस इसलिए किया गया नो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लैग्ड मॉडर्न एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स, नो डिजिटल इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्टेट्स टू एस्टैब्लिश डिस्प्यूट एंड रेजोल्यूशन कमिटीज एंड digitalization introduce the maritime single window for streamlined operation. Main objective is to strengthen regulations, sustainability and efficiency in India's port sector. The Supreme Court Amendment Rules 2025 includes changes to Order Second Rules 1 to 3 of the Supreme Court rules passed in the year. So ये पास हुआ था 2013 में। सुप्रीम कोर्ट रूल्स की अगर बात करें जो कि अमेंडमेंट रूल्स हैं, इफेक्टिव फ्रॉम 14 of July 2025, अमेंड ऑर्डर सेकेंड रूल्स 1 to 3 of Supreme Court Rules 2013 approved by President of India. की चेंजेस हुए हैं रिवाइज्ड वर्किंग आवर ऑफ जुडिशियल offices to remain open on Saturdays also 10 AM to 1 AM and no regular work after 12 noon except urgent matters. Provisions for closure on second and fourth Saturday removed. Main purpose is to streamline administrative functioning of the Supreme Court. Next question. In July 2025, which investigative authority unearthed over 25 crore in unaccounted assets in Karnataka? So ये है कर्नाटका लोकायुक्त। इन्होंने जुलाई 2025 में अनकवर्ड किया है 24.44 करोड़ रुपीज़ इन अनअकाउंट एसेट्स। एंड जो रेट्स की डेट थी वो 29 जुलाई से 2025 में थी। एंड लोकेशन सिमल्टेनियस सर्चेज है 25 लोकेशंस इसमें कवर की गई बेंगलुरु, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, हसन डिस्ट्रिक्ट एंड चिक्कबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट। ऑफिशियल टारगेट जो है 5 थे, ओम प्रकाश BDA एंड वेंकटेश BBMP, अंजनीय मोती M एंड इसके अलावा में जैना R एंड डॉक्टर वेंकटेश G। एलिगेशंस लगाए गए पोजीशंस ऑफ एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू नोन सोर्स ऑफ इनकम। सो ये हैं कर्नाटका लोकायुक्त जिन्होंने कर्नाटक में 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा की जो संपत्ति है, ये एसेट्स हैं, अनअकाउंटेड एसेट्स हैं, उनका पता लगाया है।
Which of the following acts introduced Indian representation in Legislative Council? So Indian Council Act of 1861 है, जिसके तहत जो भारत है, भारत में विधान परिषदों में भारतीय जो प्रतिनिधित्व है यानी इंडियन रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ये है इंडियाज़ काउंसिल एक्ट 1861। इसमें ऑर्डिनेंस एंड लेजिस्लेशन होता था, पोर्टफोलियो सिस्टम था, 5th मेंबर जेंटलमैन ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के नाम से जाना जाता है, जिसमें इंडियन रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशंस। क्यूरेटिव पिटिशंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड ओर्स। इस केस में स्टार्ट किया गया था, 2002 में ये केस हुआ था। मेन पर्पज इज लास्ट जुडिशियल रेमेडी टू करेक्ट ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस फाइल्ड आफ्टर डिसमिसल ऑफ ए रिव्यू पिटिशन। आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टिकल 39 जो है ये इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को प्रमोट करता है। आर्टिकल 39 पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी DPSP का पार्ट है, जो हमारे देश के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो हमारी कंट्री है वो किस डायरेक्शन में फॉलो होगी। ये फंडामेंटल राइट्स की तरीके से जस्टिसेबल नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कोई भी इनके लिए नहीं जा सकता है, बट हमारे कंट्री को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सो आर्टिकल 39 ये कहता है, जो कि DPSP का पार्ट है, इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया गया है। एम्स टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। की प्रोविजन इज इंश्योर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर men and women. Main objective is to promote gender equality, remove discrimination in employment, advance social justice and workplace fairness. जो हमारे DPSPs होते हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं यानी नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, लाइक फंडामेंटल राइट्स, एक्ट एज अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर लॉ एंड पॉलिसी मेकिंग। जुडिशियल सपोर्ट की अगर बात करें, सो प्रिंसिपल अपहेल्ड इन वेरियस रूलिंग्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड मेन सिग्निफिकेंस इज इट reduces wage disparity, promotes equitable labor practices. What is the minimum required experience as an advocate or pleader for a person to be eligible for appointment as a district judge? 7 years का मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है जो कि चाहिए। आर्टिकल 233 जो है गवर्न्स अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन इंडिया। की एलिजिबिलिटी मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर एटलीस्ट 7 years। अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द जेंडर बजट स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2005 to 2006। जेंडर बजट स्टेटमेंट यानी GBS जो है ये यूनियन बजट 2005-2006 में इंट्रोड्यूस किया गया। मार्क्ड स्टार्ट ऑफ जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग इन इंडिया। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट टू जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटीज थ्रू टारगेटेड एलोकेशंस। Who among the following headed the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas under Constituent Assembly? सो इनमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने हेड किया था द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। मेन कमेटीज़ और उनके चेयरपर्सन यहाँ पर मेंशन्ड हैं, जस्ट लाइक राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के भी ये चेयरपर्सन थे। इसके अलावा में फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी चेयरपर्सन थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो हैं ये क्रेडेंशियल कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो ये सभी चेयरपर्सन्स की लिस्ट यहाँ पर है, इसे आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। Next question. In October 2024, the Supreme Court by what majority upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act? ये मेजॉरिटी जो है ये 4-1 की है, 4:1 की मेजॉरिटी है। In October 2024, the Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act with a 4:1 majority. Section 6A was introduced in the Citizenship Act in 1955 as a part of the Assam Accord signed in the 1985 to address citizenship issues arising from illegal migration.
The provision deals with the special measures to address the citizenship status of migrants in Assam who entered the state before March 25, 1971. The majority decision affirmed that Section 6A was the constitutionally valid and aligned with Article 14, जो कि equality before law की बात करता है Indian Constitution में. Appeals from judgments of a family court under the Family Court Act 1984 lie to which court? So ये हाई कोर्ट में लाई करते हैं. Appeals from judgment of the family court under the Family Court Act 1984 lie to High Court as per Section 19 of the Act. इनके खिलाफ जो फैमिली कोर्ट के जितने भी फैसले आते हैं उनके खिलाफ अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, और ये बताता है फैमिली कोर्ट एक्ट 1984. The Family Courts Act 1984 was enacted to establish family courts for promoting conciliation and speedy settlement of the disputes related to marriage, family affairs, and child custody. Provisions for the administration of scheduled areas and tribes areas is mentioned under which of the following articles? So ये mentioned है आर्टिकल 244 में. आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़. 241 का क्लॉज ए जो है ये 5th शेड्यूल की बात करता है, यानी शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात करता है. एंड 6th शेड्यूल के बारे में आर्टिकल 244 क्लॉज 2 ट्राइबल एरियाज़ की बात करता है. 5th शेड्यूल की बात करें सो इट इज़ रिलेटेड टू वेलफेयर ऑफ एसटीज़ एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल प्रोविजंस TAC. एंड 6th शेड्यूल अप्लाइज टू असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. इसको याद करेंगे AMTMC से ध्यान में रखेंगे, जिसमें आता है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स की बात करता है. एम इज़ टू प्रोटेक्ट ST राइट्स एंड इंश्योर सेल्फ गवर्नेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुप्रीम कोर्ट केस एस्टैब्लिश्ड द कोलेजियम सिस्टम फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया. सो सेकेंड जजेस केसेस जो है 1993 का ये इस्टेब्लिश करता है कोलेजियम सिस्टम्स को फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इन इंडिया. Why is Sanskrit counted among the modern Indian languages by the Constitution of India? So इसे इसलिए काउंट किया जाता है because it continues to be actively used. ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है. संस्कृत रिकॉग्नाइज्ड एज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटिन्यूज यूज्ड इन हिंदू रिचुअल्स, क्लासिकल टेक्स्ट एंड स्कॉलरशिप्स, मीडियम फॉर कल्चरल एंड एकेडमिक डिस्कोर्स, इवन स्पोकन इन विलेजेस. मत्तूर विलेज जो है कर्नाटका का, वहाँ पर संस्कृत बोली जाती है. मध्य प्रदेश का झीरी जो है यहाँ पर भी बोली जाती है. मॉडर्न रेलिवेंस की अगर बात करें सो इट इज़ यूज टू क्वाइन साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स अडेप्टेबल टू कंटेम्परेरी नीड्स. गवर्नमेंट सपोर्ट इसको मिला है संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रमोशन स्कीम्स के थ्रू. Which fundamental right was removed from Indian Constitution by 44th Amendment Act 1978? So right to property जो है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, 7 हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हुआ करते थे. अब इनमें से 6 रिमेन्स हैं एंड 1 जो हमारे राइट टू प्रॉपर्टी था ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा रिमूव कर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन से. और इसे अब राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 300A में एज अ लीगल राइट इसको प्लेस दिया गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज नोन एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. सो सुप्रीम कोर्ट जो है इसे एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कहा जाता है बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स एंड इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स, इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजॉल्व सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. एंड आर्टिकल 32 गारंटीज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसमें 5 रिट्स भी शामिल हैं. सिटीजन्स कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट. हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली आफ्टर द February 2025 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस. सो रेखा गुप्ता जो हैं ये चीफ मिनिस्टर बनी हैं दिल्ली की. Rekha Gupta became the Chief Minister of Delhi after the 2025 Legislative Assembly elections, marking a significant political shift in the region. She belongs to the Bharatiya Janata Party and is known for her active involvement in social and political causes in Delhi. What is the term of office for the President of India? So इनका टर्म ऑफ ऑफिस जो है 5 years का होता है. आर्टिकल 52 में ये मैंशन है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही और सी इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया. द टर्म ऑफ
office of the president is 5 year, and he or she is the first citizen of India. Is an integral part of the Indian Parliament. हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है इसमें 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड इसके अलावा में प्रेसिडेंट हमारा जो है ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. He can be submit his resignation to Vice President of India. He is the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. First President of India is Dr. Rajendra Prasad. Current President हैं द्रौपदी मुर्मू. The 44th Amendment जो कि 1978 में हुआ, removed which of the following from the list of fundamental rights, converting it into a mere legal right under Article 300A. So right to property जो है ये 44th Amendment के तहत रिमूव किया गया था. The directive principles of the state policy aims to establish welfare state. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वेलफेयर स्टेट्स को इस्टेब्लिश करने की दिशा में काम करते हैं. ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, यानी कि अनइन्फोर्सेबल बाई नॉट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट्स, एंड गाइडलाइंस फॉर इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट. गाइडलाइंस देते हैं बट ये नॉन जस्टिसेबल हैं, यानी कि इनके एवोल्यूशन पर कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है डायरेक्टली इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए. ये एक तरीके से हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमारा देश, हमारी कंट्री किस डायरेक्शन पे काम करेगी. एग्जाम्पल्स, आर्टिकल 39A जो है ये फ्री लीगल एड के लिए हैं. आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. आर्टिकल 48A इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड की आर्टिकल 38 जो है ये प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये मेनली बोरोड है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड एंड रिफ्लेक्ट्स डील्स ऑफ द प्रेम्बल, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जिसकी बात हमारी प्रेम्बल में की गई है उनको ये रिफ्लेक्ट भी करता है. साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से ये लिए गए हैं. सो इंस्पिरेशन इसको मिली है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following duties was added by the Constitution 86th Amendment Act 2002? So इसमें to provide education to children aged 6 to 14 ईयर, 6 to 14 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना ये माता पिता का कर्तव्य होगा. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21 को 21 के ए पार्ट में इंसर्ट किया गया है. साथ में आर्टिकल 45 को अमेंड किया गया. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बिलो 6 ईयर्स, ECCE किसे कहते हैं, ECCE यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. आर्टिकल 51 का ए पार्ट जो है इसमें ऐड किया गया ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्जियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रंस 6 to 14 ईयर. और यही बात हो रही है 2002 में जो हमारा 86th अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये किया गया था. रिजल्टेड इन इनैक्टमेंट ऑफ राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंड मेन सिग्निफिकेंस इसका है टू प्रमोट यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एम टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूव एक्सेस. व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023? सो इसका मेन फीचर है रिजर्वेशन ऑफ द 1/3 सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर्स. 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में आया. इट प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे. एंड इट अप्लाइज टू लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर्स. Which article of the Constitution states no person shall be deprived of his property save by authority of law? So आर्टिकल 300A जो है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसी को अब एक लॉ बना दिया गया है. No person shall be deprived of property except by authority of law. Inserted by 44th Constitutional Amendment Act 1978 replaced former Article 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी होता था एज अ फंडामेंटल राइट. अब इसे एक लीगल राइट के तौर पर या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर माना जाएगा, नॉट अ फंडामेंटल राइट, नॉट प्रोटेक्टेड अंडर पार्ट 3. Who among the following is the chairperson of the Parliamentary Affairs Committee in India? So इसके जो चेयरपर्सन हैं यूनियन डिफेंस मिनिस्टर होते हैं. कैबिनेट कमेटीज़ की अगर बात करें, सो द कैबिनेट कमेटीज़ आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन द इमरजेंस and in other words they are not mentioned in the constitution. However, the rules of business provide for their establishment. The central goods and service taxes जो कि सेकेंड अमेंडमेंट बिल था 2023 इंक्रीज द एज लिमिट
ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल फ्रॉम। सो एज लिमिट जो है 67 से 70 ईयर कर दी गई है। द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस बिल आया था 2023 में। ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू अमेंड सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। One of the key changes proposed by this bill is the increase in the age limit for the president of the tribunal। 67 ईयर से 70 ईयर अब ये एज लिमिट कर दी गई है। ये मेजर चेंज था इसमें। The carriers of goods by sea bill 2024 introduced in Lok Sabha on 9th of August 2024 seeks to replace the Indian Carriers of Goods by Sea Act 1925। The Carriers of Goods by Sea Bill 2024 was introduced to modernize and streamline the existing laws governing maritime transport। In which of the following years was the Ethics Committee in Rajya Sabha constituted? So ये constitute की गई 1997 में। The Ethics Committee of Rajya Sabha was constituted on March 4th, 1997। The chairman of Rajya Sabha established this committee। And which of the following years has Dinesh Goswami Committee been formed for electoral reforms? So 1990 में ये कमेटी जो है बनाई गई थी। दिनेश गोस्वामी कमेटी was formed in 1990। This committee was concerned with the electoral reforms। It recommended that there is a need for restructuring of the accounting of election expenses। Next question। Which of the following states in India was the first to implement the पंचायती राज सिस्टम? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान जो है यहाँ पर फर्स्टली इम्प्लीमेंट हुआ था पंचायती राज सिस्टम। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस द पंचायत सिस्टम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया 1992 में, इट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। This amendment contains provisions for devolution of powers and responsibilities to panchayats by state government। Which of the following articles deals with the power of president to make regulations for certain union territories? So Article 240 जो है इसके बारे में कहता है। Article 240 of the Indian Constitution grants the president the power to make regulations for certain union territories। These regulations can be made for the union territories of Andaman Nicobar Island, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Ladakh। The regulations made by President under Article 240 have the same force and effect as an act of parliament for these territories। Which article of Indian Constitution provides that it shall be the duty of Union and State Public Service Commission to conduct examinations for appointments to the services of Union and services of the states respectively। So ये है Article 320। Article 320 defines the function of UPSC and state PSCs। प्राइमरी ड्यूटी इनकी होती है टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर यूनियन सर्विसेज यानी UPSC एंड स्टेट PCS जो होते हैं उसके एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की प्राइमरी ड्यूटी है। एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स इन द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? आर्टिकल 241 जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है विद हाई कोर्ट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। Article 241 deals with high courts for union territories. Powers of parliament establish a high court for UT, declare an existing court in a UT as a high court, extend or exclude jurisdiction of a state high court or from a UT। Main purpose is to ensure proper judicial oversight in UTs। The Bills of Lading Bill 2024 was introduced by which of the following ministries in August 2024? So Ministry of Ports, Shipping and Waterways जो है इसने इंट्रोड्यूस किया था Bills of Lading Bills 2024। The Bill of Lading Bill 2024 was introduced by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways in August 2024। The bill aims to modernize the legal framework governing bills in lading in India। Bills of lading are crucial documents in the international trade, serving as evidence of the contract of carriage and receipt of goods। Next question. What is the term of office of the chairman and members of the National Commission of Scheduled Tribe?
सो इनका जो टेन्योर है, टर्म ऑफ ऑफिस है, वो 3 ईयर्स का होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर्स का। तो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यानी NCST जो है, इनका टर्म ऑफ ऑफिस 3 ईयर्स का होता है। द टर्म कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर इफ द मेंबर रिजाइंस or removed by the President of India. Their term of office is subject to the provisions provided under Article 338A of the Constitution of India. They are eligible for reappointment after the completion of their term. Which of the following was the strength of the judges of Supreme Court of India after the commencement of the Constitution in 1950? So उस टाइम पर 8 थी ये संख्या। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट हुआ उसके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो 8 थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड 8 जजेस आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 वॉज इनैक्टेड एंड इंक्लूडिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। The Central Universities Amendment Bill 2023 was passed for establishment of समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? सो ये तेलंगाना में है। रिसेंटली अ बिल सीकिंग टू एस्टैब्लिश ए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना वॉज पास्ड बाई लोकसभा। दिस लेजिस्लेशन मीटिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 earmarks 889.7 crore rupees for the university. According to Clause 2 of Article 239A, any law created by Parliament for Puducherry shall not be considered an amendment to the Constitution for the purpose of which article. So ये है Article 368. Article 239A की अगर बात करें जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, it gives Parliament the power to create local legislature or council of ministers for certain union territories. ये क्या करता है? Parliament can create a body to function as a legislature, a council of ministers, or both for a union territory. How it works? The law can specify the body's constitution, power, and function. And when it was introduced? So it was introduced in 1962. What it does not count as the law created by Article 239A is not considered as an amendment to the Constitution for the purpose of Article 368. The Indian Constitution was lengthiest constitution at the time of its adoption, which originally had how many articles? So originally इसमें 395 articles थे, and it has been written in 1,45,000 words. The Indian Constitution is the longest in the world. It was composed between the years 1947 and 1950. Next question. Which of the following articles provide that an interstate council can be formed by presidential order? Article 263 जो है ये provide करता है that an interstate council can be formed by presidential order. If whenever it appears to the president that the public interest would be served by foundation of the chamber. ISC, that is Interstate Council, was laid out as an extremely durable body on 28th of May 1990 by an official request on proposal of Sarkaria Commission. Next question. Article 371A of the Indian Constitution mentions special provisions for which of the following states? So ये नागालैंड के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है आर्टिकल 371A। स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। 371 जो है स्पेशल प्रोविजंस को बताता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड यहाँ पर आर्टिकल नंबर एंड सब्जेक्ट मैटर सभी स्टेट्स का दिया हुआ है, जैसे कि 371B जो है ये स्पेशल प्रोविजंस देता है असम के लिए, मणिपुर के लिए 71C है। 371D जो है ये रिलेटेड है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के लिए। ई जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। 71F जो है ये स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। 371G जो है ये मिज़ोरम के लिए। 371H जो है ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। 371I स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ गोवा। एंड 371J जो है ये स्पेशल प्रोविजंस देता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ
कर्नाटका। सो ये सब्जेक्ट मैटर एंड आर्टिकल नंबर जरूर ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू द एस्टेब्लिशमेंट लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। सो आर्टिकल 43 जो है द लिविंग वेज ऑफ वर्कर्स के बारे में यहाँ पर बताता है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और यहाँ पर मेंशन है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 44 इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, यूसीसी के बारे में। इसके अलावा में आर्टिकल 40 द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, 42 जो है प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, 43B जो है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड ये आर्टिकल्स हैं, सो ध्यान में रखेंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑन जून 2022। 22 लैंग्वेजेस इसमें हैं। ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस शामिल थी, 67 में सिंधी ऐड हुई एंड ओरिजिनली इसमें 14 थी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इंक्लूड हुई। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ऐड हुई थी। सो एज़ पर रिसेंट एग्जाम ट्रेंड कुछ टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ के जाएंगे, जैसे कि रिसेंट बिल्स एंड अमेंडमेंट्स, रिसेंट स्टेट इलेक्शंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। रिसेंटली EMRS में इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ LT ग्रेड में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इलेक्शन से। रिसेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स लाइक स्टेट CM, गवर्नमेंट की जो भी अपडेट होते हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएंगे। सो इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें, अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके के जितने भी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।